संविधान क्या कहता है कि अमेंडमेंट सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान में लाए गए चौथे अमेंडमेंट पे। द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 संसद में पास होता है 17 दिसंबर 1954 को और 27 अप्रैल 1955 को एनफोर्स हो जाता है। एक बार फिर से इस अमेंडमेंट का फोकस था आर्टिकल 31 जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता था। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे 44th अमेंडमेंट में इस अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाल दिया जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट वाले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे और क्यों संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 में दो नए क्लॉज जोड़े गए थे, 31A और 31B। 31A बेसिकली प्रोटेक्शन देता था स्टेट एबॉलिशन कानूनों को, जिनको मूलतः जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा लाया जा रहा था। हुआ यह था कि बिहार के जमींदारी उन्मूलन कानून बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था क्योंकि उसे आर्टिकल 14 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ पाया गया था। इस कारण आर्टिकल 31A को संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 31A कहता था कि स्टेट एबॉलिशन कानूनों को इस कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। चौथे अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31 के प्रोविजंस में और बदलाव लाए गए। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलता है कि हाल ही में दिए गए कुछ निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 को बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया है, जिसके कारण अमेंडमेंट लाना जरूरी हो गया है। आर्टिकल 31 जो कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता था, हालांकि उस पे हमने डिटेल में बात की है फर्स्ट अमेंडमेंट वाले एपिसोड में, लेकिन एक बार फिर से आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आर्टिकल 31 हमें प्रोटेक्शन देता था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ। आर्टिकल 31 में ओरिजिनली दो क्लॉज थे जो ये कहते थे कि राज्य किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित तभी कर सकता है जब उसके लिए कोई कानून इसकी परमिशन दे और उस कानून के अंदर जिसकी भी संपत्ति पब्लिक पर्पस के लिए अधिग्रहित की जा रही हो उसको हर्जाना देने का प्रावधान हो। जब इस अधिकार पे संविधान सभा में बहस हो रही थी तो कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए जस्ट कॉम्पेंसेशन या न्यायोचित हर्जाना। लेकिन फिर बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि अगर हमने जस्ट कॉम्पेंसेशन लिख दिया तो फिर हर एक अधिग्रहण का केस कोर्ट में चला जाएगा क्योंकि जिसकी भी जमीन या संपत्ति अधिग्रहित की जाएगी वो बोलेगा कि उसको दिया जा रहा कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट नहीं है और इसके कारण एक अननेसेसरी डिले होगा। संपत्ति का अधिग्रहण किसी कानून के अंदर ही किया जा सकता है और यह भी जरूरी है कि उस कानून के अंदर हर्जाना देने का प्रावधान हो और चूंकि कानून लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही बनाने वाले हैं तो हमें इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि वो कानून न्यायोचित कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। लेकिन फिर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बैनर्जी। इस केस के बैकग्राउंड में था कि पार्टीशन के बाद जो लोग उस समय के ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश से भारत आए थे उन लोगों को बसाने के लिए बंगाल में एक कानून बना था, वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट 1948, जिसके तहत सरकार को पावर थी जमीन को एक्वायर करने की जहां पे वो शरणार्थियों को बसाते। और उसमें था कि हाईएस्ट रेट जिस पे कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा उनको जिनकी जमीन एक्वायर हो रही है वो मैक्सिमम हो सकता है 31 दिसंबर 1946 को जो मार्केट वैल्यू उस जमीन की थी। इस कानून की वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है इस बेला बैनर्जी केस में। मुद्दा ये था कि जो 31 दिसंबर 1946 के मार्केट वैल्यू का कैप कानून में रखा गया है क्या वो आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है। पिटिशनर का कहना था कि उन्हें कम से कम जिस समय लैंड एक्वायर हो रहा है उस समय लैंड की जो रियल वैल्यू है उसके बराबर कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। सरकार का कहना था कि आर्टिकल 31 क्लॉज 2 लोगों को बस इतना प्रोटेक्शन देती है कि अगर उनकी संपत्ति का अधिग्रहण हो रहा हो तो उसके लिए कानून हो जो इसकी इजाजत दे, जो कि यहाँ पर है, और दूसरा उस कानून के अंदर कॉम्पेंसेशन देने का प्रिंसिपल हो और वो भी यहाँ पर है। कोर्ट ने पिटिशनर की तरफ से फैसला सुनाया और कहा कि संविधान बिल्कुल सरकार को यह लिबर्टी देती है कि वह कोई भी सिद्धांत चुने लोगों को कॉम्पेंसेशन देने का, मगर वो सिद्धांत कॉम्पेंसेशन देने का होना चाहिए और कॉम्पेंसेशन का मतलब ही है जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट द ओनर हैज बीन
डिप्राइव्ड ऑफ। तो फिर ये कि 31 दिसंबर 1946 को जो मार्केट वैल्यू थी उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, भले ही वो एक्वायर की जा रही संपत्ति के जस्ट एंड फेयर इक्विवेलेंट से कितना भी कम क्यों ना हो, आर्टिकल 31 के क्लॉज का वायलेशन है। तो चूंकि यह कानून आर्टिकल 31 जो कि एक फंडामेंटल राइट है के अगेंस्ट है, इसलिए असंवैधानिक है। ये एक संदर्भ हुआ जिसमें सरकार ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 की बहुत विस्तृत विवेचना कर दी है। अभी मैंने बताया कि संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि हमें कॉम्पेंसेशन के आगे जस्ट या न्यायोचित लगाना चाहिए या नहीं। कुछ सदस्यों को इस बात का डर था कि इस तरह तो हर एक एक्विजिशन का केस कोर्ट में चला जाएगा, इस ग्राउंड पे कि कॉम्पेंसेशन जो दिया जा रहा है वो एडिक्वेट नहीं है। इसलिए जानबूझकर सदस्यों ने जस्ट वर्ड कॉम्पेंसेशन के आगे नहीं लगाया था, मगर इस जुडिशियल डिसीजन के द्वारा वही स्थिति आ गई। तो फिर चौथे अमेंडमेंट में आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में ये आगे ऐड किया गया कि एंड नो सच लॉ shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate। मतलब अब इस बात को लिख दिया गया कि संपत्ति अधिग्रहण का कोई भी कानून इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि उसमें जो हर्जाना दिया जा रहा है वो एडिक्वेट नहीं है। साथ ही 31A को भी और एक्सपैंड किया गया। 31A एक सेविंग क्लॉज थी जो कि अभी तक सिर्फ स्टेट एबॉलिशन यानी जमींदारी उन्मूलन के कानूनों को प्रोटेक्ट कर रही थी फंडामेंटल राइट्स के से कॉन्फ्लिक्ट होने पे, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ाया गया और ऐड किया गया कि स्टेट एबॉलिशन के अलावा उन कानूनों की वैधता भी इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं की जा सकती है कि ये आर्टिकल 14, 19 और 31 में दिए गए अधिकारों का हनन करती है अगर वो कानून किसी संपत्ति का मैनेजमेंट सरकार को लिमिटेड पीरियड के लिए अपने अंदर लेने की इजाजत देती है, या अगर वो एक और ज्यादा कॉरपोरेशन को आपस में मिलाती है, या अभी जो माइनिंग के लीज और लाइसेंस के अधिकार दिए गए हैं उसको ले लेती है या उसमें बदलाव करती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन 4th अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कुछ नए कानूनों को शेड्यूल 9 में भी डाला गया, उसमें ये वेस्ट बंगाल वाला कानून भी था। 9th शेड्यूल 1st अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में डाला गया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे 1st अमेंडमेंट का एपिसोड देखिए। अभी के लिए अगर कोई कानून संविधान के 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसकी संवैधानिक वैधता इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं की जा सकती है कि वो मूलभूत अधिकारों को छीनती या कम करती है, जैसा कि अन्य कानूनों के केस में हम कर सकते हैं। तो ये थी चौथे अमेंडमेंट की कहानी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो दोस्तों को फॉरवर्ड करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं संविधान क्या कहता है के अगले एपिसोड में।